करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वह मेरी रिस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखती थी। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरी तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी जिम्मेदारी से अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया और कारोबार से खुद को फ्री करवा लिया था। मेरा पति आर्यन बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी मिन्नतों से आज़ाद कर दिया। मैं और आर्यन मुझे मिले हुए एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 महीने ही गुजरे थे। यह 4 महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खुश भरे थे। आर्यन ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने मेड से कहकर आर्यन के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह दोपहर के खाने के लिए भी खुद लौट कर आते थे। आर्यन के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। आर्यन जब वापस आए तो वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। आर्यन ने मुझे बताया कि उनकी विधवा बहन अंशु है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और आर्यन के सिवा उसका कोई नहीं है। वह मजबूरन अंशु को हमारे घर वापस ले आए ताकि वह हमारे साथ रह सके। वह जितने प्यार और जैसे मेरी तरफ देखते हुए पूछा, काव्या, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तुम चाहो तो हम अंशु को 7 क्वार्टर्स में जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसको बहुत से वक्त ने बहुत तकलीफ दिए हैं और जवानी में ही उसके पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। आर्यन की आंखों की नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आर्यन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है, और भला मैं अपनी ननद को 7 क्वार्टर्स में क्यों जगह दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप जो चाहे अंशु को वह कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर आर्यन का चेहरा खिल उठा। वह मेरी हाथ पकड़कर कहने लगा कि काव्या, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज़ हो जाऊँगी। मैंने आगे बढ़कर अंशु को भी गले से लगाया और आर्यन से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाइए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। आर्यन अंशु को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में आर्यन और अंशु खाना खाने के लिए चले आए थे। मैं आर्यन की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक आर्यन ने कभी अपनी बहन का जिक्र किया था। आर्यन की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वह सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि यह किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है।
भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब आर्यन ने मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है। आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके ससुराल से यहाँ ले आते। वह कहने लगे कि अंशु ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा मम्मी की मृत्यु से पहले ही अंशु से हमारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि अंशु विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उससे मिलने चला गया और उसके ससुराल वालों के व्यवहार को देखकर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने आर्यन के कंधों पर सर दिखाते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। आर्यन मुस्कुराने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और आर्यन की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के दफ्तर में आर्यन एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत अच्छी लगी थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी आर्यन से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि आर्यन मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ खराब हुई तो पापा को लगा कि अब वह मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वह मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके। तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर लिए। अपने ही बराबरी में रिश्ते देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ न आया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिली में ज़्यादातर लड़के पसंद की शादियां करते हैं या फिर बाल के हरकतों में हो जाते हैं। फिर ना जाने एक दिन पापा ने अचानक ही आर्यन को मेरे लिए चुन लिया। तब पापा ने मुझे आर्यन के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वह किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन लड़ने लगे कि बेटा वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी कद्र करेगा, कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कद्र करे। आर्यन से भी अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं अपना रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरे करोड़ों की जायदाद की मालकिन हो। आर्यन एक समझदार और मेहनती इंसान है। वह तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत अच्छे से आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। पापा के इस बात को मैं पहले से ही मानती थी कि आज एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने आर्यन के बारे में जो कुछ बताया था उसके मुताबिक आर्यन की मां की मौत हो गई और वह अकेला ही अपने घर में रहता था। यह जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर आर्यन से हमारे रिश्ते की बात की तो वह हैरान रह गया। मैंने और आर्यन ने एक दो मुलाकातें की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। आर्यन के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उसकी बहुत ही अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और आर्यन पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लग गए। आर्यन मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। आर्यन ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वह मुझे ज़मीन पर कदम भी ना रखने देता।
शादी के बाद वह कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी, और उसने मुझे सुकून देखकर खुश कर दिया। आर्यन मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह एक गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी सब कुछ आर्यन को ही सौंप दिया। वह कभी कभार दफ्तर के चक्कर लगा लेते और आर्यन को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। अब अंशु हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। आर्यन हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार अंशु के कमरे में जाकर उससे भी बात कर लिया करती थी। वह बहुत ही कम बात करती थी। मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती वह खामोशी से मेरी बात सुनती रहती और कुछ ना कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी और यह तकलीफ़ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि अंशु भी हमारी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, इसीलिए मैं उसके कमरे में बाहर आने को कहती रहती। वह एक दिन जब दफ्तर से वापस आर्यन थोड़ी देर बाद अंशु के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम अंशु के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, वह खुद ही अपने दुखों से निकल जाएगी। उसे किसी भी से भी अपने दुख की बातें करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वह परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई कि कहीं आर्यन मुझे गलत ही ना समझ ले। इसीलिए मैंने उनसे कहा क्यों मैं अंशु के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं तो बस उसे ज़िंदगी की तरफ लौटना वह देखना चाहती थी। आर्यन मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ काव्या, तुम्हारे इरादे बहुत ही साफ होंगे, लेकिन इस वक्त वह तन्हाई चाहती है, इसीलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने आर्यन से वादा किया कि मैं अब अंशु को परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह बहुत देर से मेरी आँख खुलती थी। आर्यन मेरे उठने से पहले दफ्तर जा चुके होते हैं और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता है और घर के कामकाज भी देखने होते हैं। हर वक्त मुझ पर थकान हुई रहने लगी। मुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे। जब भी काम तो नौकरों से होते थे, मैं सिर्फ नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में घुसकर बिताने लगी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं थक कर चूर हो जाती। शादी पर मैं अपनी पुराने मेड को अपने साथ ले आई थी और उस पर मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। अब खुद आराम करने लगी। मैं कहीं भी लेटी हुई सो जाती, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सारा दफ्तर संभालती, घर भी, लेकिन कभी थकान का एहसास नहीं होता था। तबीयत इतनी अजीब रहने लगी थी कि मैं रात में कॉफ़ी पीना भी कम कर दी थी, जबकि कॉफ़ी के बगैर मैं कभी नहीं सोती थी। आर्यन से मैंने यही बात कही तो वह कहने लगे कि मौसम बहुत बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है तुम ज़्यादा आराम किया करो। वह इतनी मोहब्बत से मुझसे बात करते कि मैं सारा प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में देखने लगती।
तब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अब अंशु के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वह खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती थी, इसीलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। आर्यन दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजारकर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने पर बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं था, लेकिन एक रात नींद से मेरी आँख खुली तो मैंने आर्यन को बिस्तर पर ना पाया और हैरानी हुई कि आधी रात को वह कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने निकली तो मैं आर्यन को अंशु के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को आर्यन का अंशु के कमरे में क्या काम है, लेकिन मुझे लगा कि शायद देखने गए होंगे। मैंने आर्यन को कुछ ना कहा और इससे पहले ही मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। यह सिलसिला चलता निकला। अक्सर रात को मेरी आँख खुलती तो आर्यन घर में मौजूद ना होते। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि आर्यन आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में। मुझे आर्यन के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और जितनी देर बाद कमरे से बाहर रहते मैं अजीब करवटें बदलकर सोती। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आँख खुली तो आर्यन कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं लग रही थी। अंशु से मेरी मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं अभी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर अंशु के दरवाजे तक पहुँची तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ मुझे नज़र आ रहा था। इस मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ आधी रात को आर्यन यह भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। अंदर से आती आवाज़ ने तो मेरी बोलने की ताकत भी छीन ली थी। आर्यन अंशु को सीने से लगाए बैठे थे और उसे प्यार कर रहे थे, पर ऐसी मोहब्बत एक बहन भाई के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वह लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन आर्यन और अंशु की बातों ने तो मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। अंशु कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे ही बहन भाई होने का ड्रामा करेंगे और मैं अपनी ही सोचन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी काव्या को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। और आर्यन अंशु से कह रहा था कि इसीलिए मैंने काव्या का तुम्हारे कमरे में आना खत्म करवा दिया है। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयान ना कर दो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर काव्या और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूटी और यह सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी के हो जाएगी। अंशु कह रही थी कि इतने दिनों से इसी बात का तो इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर लेटी हूँ। यह सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपनी बाहों में ले लिया है। आर्यन उससे कह रहा था कि अंशु तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और यह सब मैंने तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती। हम दोनों के हक में यह फैसला मुश्किल से किया है। मेरे लिए भी किसी औरत के साथ रहना आसान नहीं है।
मैंने काव्या को बाप को हल्की में जहर देना शुरू कर दिया है और उसी की वजह से वह पहले से कहीं ज़्यादा बीमार रहने लगा है। और काव्या की कॉफ़ी के जार में भी मैंने जहर मिला दिया है। वह रोज़ कॉफ़ी पीकर सोती है और सोती रहती है और यकीनन उसके शरीर में भी जहर अपना असर दिखा चुका है, इसीलिए वह ज़्यादातर वक्त सोती रहती है। मैं भी इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वह एक बार सो जाएगी तो फिर सुबह ही खबर लेगी। सब कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर काव्या और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। वह अंशु से अपने बेइंतहा मोहब्बत का पूरी तरह इजहार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाई थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे बाप ने जिसे सीधा साधा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था, वह इस कदर धोखेबाज था। आर्यन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक राइस ब्रांड थी, जिसके जरिए वह अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्दी ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उसने बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरी और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद ब खुद उसके हवाले हो जाएगा, इसीलिए वह हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता। कदम चकराकर महसूस होने लगे थे। शरीर में कमजोरी तो बहुत थी, कई दिनों से थी, इसीलिए मैं लड़खड़ा गई। आर्यन को और अंशु को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी, वह उनके चेहरे का रंग बदल गया। आर्यन को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी नहीं पी रही थी और शायद इसीलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी, जबकि मैं सुबह कॉफ़ी पीती और सारा दिन नशे में रहती। आर्यन हैरत से कहने लगा कि काव्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अंशु को देखने के लिए आया था। आर्यन को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं और उन्हें एक साथ देख लिया है। यह सही वक्त नहीं था कि मैं आर्यन को यह बताती कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ, इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और आर्यन से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। आर्यन मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा। मैं आर्यन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना मान लिया था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही आर्यन दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, जो मेरे पापा के दोस्त थे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले अंशु को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी के जार को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया कि यह साबित हो सके कि आर्यन ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अंशु से भी पूछताछ शुरू कर दी, तो वह भी किसी रट्टू तोते की तरह सच बोलने लगे। आर्यन जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, इसीलिए उसने सबसे पहले अंशु को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा की नज़रों की आगे हीरा बन गया। कुछ उसकी किस्मत ने रंग दिखाई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। और अंशु आर्यन एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीबी के हाथों में तंग आ चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह करने का फैसला किया और इस तरह आगे बढ़ गया।
उसने मेरी और मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की। अंशु के बयान से सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया कि इंस्पेक्टर साहब ने फौरन ही आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर पड़ गए थे। आज आर्यन और अंशु जेल की सलाखों के पीछे थे और अपने लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने और पापा ने नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह सोचें। धन्यवाद दोस्तों।